दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एनसीसी लिमिटेड। और एनसीसी लिमिटेड अगर आप देखोगे तो करेंटली ये जो स्टॉक है ये आप देख रहे होगे कि पिछले एक साल में मोर देन 28% की आपको ये स्टॉक जो है वो गिरावट दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एनसीसी लिमिटेड है फ्रॉम हाइज ये आपका कहाँ से लेकर के जा रहा है, फ्रॉम हाइज ऑलमोस्ट 41%। और एक समय में ये गिरावट भाई साहब गिर करके 45% से ज़्यादा हो गई थी। तो अब सवाल ये है कि क्या एनसीसी लिमिटेड में जो बॉटम था वो भाई साहब बन चुका है? क्या जो इनका फ्रेश 52 वीक लो था जो 130 रुपए है, और देखो इतनी भयानक गिरावट के बाद जो स्टॉक की वैल्यूएशन है ना वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रीजनेबल, बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव हो चुकी है। तो क्या जो तमाम इश्यूज थे, जो पूरी टर्मोइल हमको और देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल के जो इश्यूज हैं कि भाई क्रूड ऑयल जो ईपीसी सेगमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, उनका एक बहुत बड़ा पार्ट है एज इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। और कई कई जगह पे जो रोड्स बनाती हूँ तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल रहता है। तो ऐसे में क्या एनसीसी लिमिटेड में ये काफ़ी अच्छा मौका है या अभी वेट करने की ज़रूरत है? ये एक डेड कैट बाउंस है, क्योंकि भाई देखो जब आप इतनी भयानक गिरावट देते हो तो एक बार बाउंस आना ज़रूरी रहता है, और स्टॉक आपको एक अच्छा खासा बाउंस करते हुए दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यूएस में एक इंसान बैठा है, कोई भी टेक्निकल पैटर्न, कोई कुछ भी आप कर लें, अगर बहुत ही निगेटिव न्यूज़ आती है, बाजार गिरता है, तो एनसीसी अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है, ना ही टेक्निकली और ना ही फंडामेंटली, कि आपको एक उल्टी राह में चलते एक बहुत बड़ी रैली दिखाए। क्योंकि एनसीसी जब तक भाई साहब ये आप देख रहे हो, ये जब तक 150 को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस विथ ह्यूज वॉल्यूम्स जा करके बंद नहीं होता, तब तक कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज, कोई आप कह सकते हैं राहत की खबर टेक्निकल ब्रेकडाउन में है, ऐसे कम लगते हैं इश्यूज। लेकिन क्या एटलीस्ट हम ये देख सकते हैं कि एनसीसी लिमिटेड की जो भी एक फंडामेंटल नेगेटिव था वो तो एटलीस्ट प्राइस इन हो गई है क्या? तो इसी फैक्टर में चर्चा करेंगे। अगर आप एनसीसी में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत काम आएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को हाइप देना मत भूलिएगा। नाउ भैया, आखिर क्रैश क्यों हो रहा है? आप देखें, एक बहुत ही सीवियर सेलिंग प्रेशर है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एक फ्रेश 52 वीक लो का 130 रुपए का, और ये जो क्रैश था ना, ये बस अब रैंडम नहीं था, ये कॉम्बिनेशन था। पहला, रेगुलेटरी ब्लोज आए थे और फाइनेंशियल फ्रिक्शन आपको देखने को मिला था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा शॉक आता है दी एनएचएआई डिबार्मेंट शॉक। मिड फरवरी में होता है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 2 साल का टेंडर बैन, जी हाँ 2 साल का टेंडर बैन लगाती है एनसीसी और इनकी कुछ स्टेप डाउन सब्सिडरीज में, ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब ये जो बैन था वो कुछ डिस्प्यूट के कारण था, जो रिगार्डिंग एक 2006 के हाईवे प्रोजेक्ट जो बन रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऑल्दो जो कोर्ट है उसने एक इंटरिम रिलीफ दी थी तुरंत आफ्टर जो इनिशियल नी जर्क रिएक्शन आया था, और जिसके कारण एनसीसी एक दिन में ही 10% क्रैश हो गया था। लेकिन देखो इससे हुआ क्या पता है आपको? क्या फ्यूचर हाईवे ऑर्डर पाइपलाइन कहीं ना कहीं कंसर्न पैदा कर रहा है कंपनी के लिए कि ठीक है राहत मिल गई, लेकिन क्या ये अप टू द मार्क है? और देखो लाजमी है आप कह सकते हैं कंसर्न, जिस प्रकार पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम खबरें देखते हैं रोडों में गड्ढे और बहुत सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो गवर्नेंस है, जो इनके काम करने के तरीके हैं, उनमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। फिर आता है दूसरा, गाइडेंस विड्रॉल। देखो लेट 2025 में होता है, मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा ना कॉशियस स्टांस लेती है, यानी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो एक थोड़ा डरावना आप कह सकते हो, अगर मैं थोड़ा हिंदी का थोड़ा डरा एक बहुत ही क्रैश वर्ड यूज़ करूँ तो। और उन्होंने जो फाइनेंशियल 26 की गाइडलाइन दी थी उसको विड्रॉ कर लिया। क्यों? सबको पता है पिछला साल एक्सटेंडेड मॉनसून, एग्जीक्यूशन साइकिल कितने डिले हो रहे थे, और पेमेंट साइकिल भारत सरकार या कोई भी सरकारी काम में अगर आप करते हैं वहाँ से पेमेंट आने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये एक और बहुत बड़ा झटका था। फिर
जो क्वार्टर 3 की अर्निंग थी उसमें गिरावट, जो क्वार्टर एंडिंग खत्म हुई थी दोस्तों दिसंबर में, वहां पे जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट था वो गिर करके 36.6% ईयर ऑन ईयर गिरा टू 122.46 करोड़, और ये रेवेन्यू में गिरावट थी नियरली 9% की। ठीक है, तो ये तीन सबसे पहले बड़े कारण थे जो यहाँ पे गिरावट कारण थे। फिर क्या कंपनी कुछ कर रही है क्या? तो देखो कंपनी क्या कर रही है। सबसे पहला बड़ा है एक मैसिव ऑर्डर बुक। क्वार्टर 3 में जो कंसोलिडेट ऑर्डर बुक आप देखेंगे इनकी, वो 79,571 करोड़ है, जो इन्हें ना इनक्रेडिबल रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है, यानी बहुत काम है अभी। और ये 3.8 टाइम्स है बिल टू बिल रेशियो, बुक टू बिल रेशियो, यानी बहुत बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं ऑर्डर बुक पॉजिटिव है। फिर आते हैं क्या, मार्च 2026 ऑर्डर इनफ्लो, प्रोवाइडिंग इट्स ऑर्डर विनिंग इंजन, ये अभी भी चल रहा है। एनसीसी ने बैक किया 5 बड़े ऑर्डर लगभग 2469 करोड़ के अकेले मार्च में। फिर कैपेक्स प्लान, कंपनी आगे बढ़ रही है एक 350 करोड़ रुपए के कैपेक्स प्लान के साथ फॉर माइनिंग सेगमेंट, और 300 करोड़ रुपए फॉर हैवी इक्विपमेंट परचेज, ताकि जो एग्जीक्यूशन डिले हो रही है वो कम कह सकते हैं कम हो। क्योंकि जो आने वाला समय सबको पता है समर सीजन, अगर यहाँ काम नहीं हो पाया ठीक से, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, तो भाई साहब भूल जाइए। और जैसा कि हमको पता है पिछला मानसून कुछ बहुत ही खराब आया था, ये मानसून अगर नॉर्मल भी रहता है तो बेस ईयर पिछले साल का बहुत लो है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा जंप आपको एनसीसी करता हुआ दिखाई देगा। फिर आते हैं क्या, डिवीजन वाइज ऑर्डर मार्च के। सबसे पहला है वाटर डिवीजन से 1291.90 करोड़ का 52.3% शेयर है। फिर बिल्डिंग डिवीजन 793.48 करोड़, जो 32% है इनके टोटल ऑर्डर शेयर का। फिर है ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन 384, जो है 15% से थोड़ा ज़्यादा इनके ओवरऑल ऑर्डर बुक का। तो ये जो तीन डिवीजन है, ये तीन अलग अलग ऑर्डर इनको लगभग मार्च अलोन में मिलते दिखाई दिए हैं। ये तो चीज़ें हो गई सब, बट एज अ इन्वेस्टर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आंख गड़ाए देखनी है? तो सबसे पहले भाई साहब यूपी रिसीवेबल, एनसीसी की ना रफली 1700 करोड़ रुपए, जी हाँ 1700 करोड़ स्टक हैं रिसीवेबल में रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। सो कैश फ्लो अनलॉकिंग हियर विल बी अ मैसिव प्रोजेक्ट ट्रिगर। अगर पेमेंट आ जाती है 1700 करोड़ की, या आप कह सकते हो 50-70% आ जाता है, तो वो एक कैश फ्लो के तौर पे काफ़ी मजबूत रहेगा। और जब स्टॉक आपका इतना गिर गया हो तो कोई पॉजिटिव खबर छोटी सी एक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। लीगल आउटकम ऑफ एनएचएआई बैन, देखिए वाइल जो कंपनी है उसने सिक्योर किया है एक इंटरिम रिलीफ हाई कोर्ट के अगेन जो डिपार्टमेंट हुआ था, हमको इसके फाइनल वर्डिक्ट को ट्रैक ज़रूर करना है। क्या ये बैन 2 साल का बरकरार रखती है ऊपर कोर्ट या नहीं? फिर क्या आता है वर्किंग कैपिटल डिले डेज, देखो जो वर्किंग कैपिटल डे है वो बढ़ करके 87 डेज हो गया है क्वार्टर 3 में, और एक क्वार्टर में पता आपको कितना था 78 डेज। और अगर ये लगातार बढ़ता है तो जो इंटरेस्ट है कॉस्ट है ये इनके प्रॉफिट को, जो ऑलरेडी मार्जिन बहुत स्ट्रगल करेगा, और अब जब क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा है तो ये चीज़ें हमको देखनी ही पड़ेंगी। फिर है द रिटर्न ऑफ गाइडेंस, मैनेजमेंट ने सजेस्ट किया है कि वो शायद प्रोवाइड करेंगे एक अपडेट, इनका जो आने वाले समय आउटलुक है। कोई भी फॉर्मल रिटर्न टू गिविंग गाइडेंस, ये इस बात का सिग्नल होगा कि मैनेजमेंट अब वापस से कंट्रोल पा चुकी है। ये जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है, जो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि कंपनी जो है वो छोड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ें हैं। फिर ब्रोकरेज हाउस की क्या टारगेट है? देखो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इन टारगेट को इतना सीरियसली लेना नहीं है, क्योंकि अब क्वार्टर 4 के नंबर आने वाले हैं। मैनेजमेंट की गाइडलाइन क्या रहती है और जो अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है वो हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बट ये प्रीवियस क्वार्टर के हैं। मार्च में क्या आएगा तब देखेंगे, बट करेंटली अभी ऐसा है प्रमोटर ने थोड़ी सी अपनी स्टेक बढ़ाई है 22.11% से बढ़ करके 22.25% है। म्यूचुअल फंड उन्होंने थोड़ी घटाई है। एफआईआईज आप देखेंगे 12.87 से घटा करके 11.49% हो गया है। खरीदा कौन है भाई साहब? पब्लिक। हैवी कंस्ट्रक्शन एट कॉन्सेंट्रेशन एट 50.96%। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, बिग बुल रेखा झुनझुनवाला जी
वो स्टॉक में मोर देन 10% का अपना स्टेक रखती हैं और आज भी रखती है इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद। ओके, नाउ अब क्या देखते हैं, द हिडन स्टोरी। देखो, एज इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो धीरे धीरे अपना एक्सपोजर में कम कर रहे हैं क्योंकि गाइडेंस की कमी है और मार्जिन बड़ा प्रेशर है। और ये कहाँ जा रही है सप्लाई, सीधा आपके वजह से रिटेल इन्वेस्टर को। और जब भी एक हाई रिटेल ओनरशिप होती है अक्सर वो स्टॉक को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बनाती है और अगर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो साइड वे में ट्रेड करने लगता है। ठीक है, तो जब तक बड़े इंस्टीट्यूट्स में ना आए स्टॉक में एक्यूमुलेट ना करें। अच्छा, मैं बता दूं, जब तक आपको पता चलेगा कि बड़े इन्वेस्टर्स में एंटर किए हैं स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका होगा। और मुझे पर्सनली लगता है कि 130 से 150 और उसके बाद बिटवीन 100 टू 100 ये वो लेवल है कि एनसीसी इतना ज़्यादा वैल्यूएशन चीप हो जाएगा कि फिर अगर स्टॉक जो ऊपर वो मार्केट है अब वो थोड़ा नेगेटिव भी रहा, मैं थोड़ा की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव टू एवरेज भी रहता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस आपको यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है ना कि नीचे आने के दोस्तों। ठीक है, मैं ये स्लाइटली निकल, अब वॉर बहुत ज़्यादा लंबी चल जाए, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए, इनके मार्जिन बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाएं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एंट्री ना करें इस चक्कर में और रिटेल ही रहें तो फिर बात अलग है। लेकिन ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होगा और अगर ऐसा होता तो फिर पूरे मार्केट में इतना ही मम मचा होगा। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो एनसीसी को लेकर के आपके सामने एक चर्चा रखनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।